नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों के, बताएंगी दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही झलक हमारी संस्कृति की भी, यानी कि छठ के महापर्व की। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। महापर्व छठ की दी शुभकामनाएं। पर्व को बताया संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में आयोजित होने वाली एकता दौड़ में शामिल होने की अपील की। मन की बात में दुनिया भर में प्रसिद्ध भारतीय कॉफी की भी की चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान तेज। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। और आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का बांग्लादेश में अंतिम लीग मुकाबला आज। भारत पहले ही सेमीफाइनल में बना चुका है जगह। और आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मन की बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति और स्वच्छता से जुड़े महापर्व छठ का जिक्र करते हुए सभी देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। उन्होंने गुजरात में मैंग्रोव पौधे लगाने की मुहिम का जिक्र करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। छठ पर्व आस्था, आराधना और प्रकृति प्रेम का अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में देश भर में छठ पर्व के उल्लास का जिक्र करते हुए छठ पर्व का व्रत रखने वाली महिलाओं के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायी बताया। सादगी और संयम के प्रतीक छठ पर्व के दौरान पवित्रता और नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। छठ घाटों पर इस दौरान पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। छठ महापर्व स्वच्छता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से स्वच्छता पर जोर रहा है। उन्होंने देश भर में स्वच्छता और प्रकृति के लिए किए जा रहे विशेष पहलों का जिक्र किया। इस कड़ी में उन्होंने अंबिकापुर में चलाए जा रहे गार्बेज कैफे और बेंगलुरु में कुओं और झीलों की सफाई को प्रेरक उदाहरण बताते हुए इसे स्वच्छता की दिशा में बदलाव का वाहक बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे
अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहाँ झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट्स और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। साथियों, अंबिकापुर और बेंगलुरु ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन में गुजरात में वन संरक्षण से जुड़े और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मैंग्रोव की भूमिका का जिक्र किया। गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहां की इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहां के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धौलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की और देशवासियों से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री ने प्रकृति से जुड़ने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में आयोजित होने वाली एकता दौड़ में शामिल होने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय की विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा और कोमारम भीम के बारे में पढ़ने की अपील की। सरदार पटेल आधुनिक भारत के महान विभूतियों में से एक और देश की महान शख्सियत। बचपन से ही बुद्धिमान और मेहनती थे। वकील के पेशे से नाम कमाया, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर सब कुछ छोड़ आजादी की राह चुनी। उन्होंने खेड़ा, बोरसद जैसे आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने देश में एकता, स्वच्छता और अच्छे शासन की मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 31 अक्टूबर को महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर देश भर में आयोजित होने वाले एकता दौड़ में शामिल होने की अपील की। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के कालखंड के हैदराबाद के निजाम के अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए नौजवान कोमरम भीम का जिक्र किया। उन्होंने किसानों के खिलाफ हो रहे निजाम के अत्याचार का विरोध किया। साथ ही निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरने का काम किया।
उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही, वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही। बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए और आदिवासी समुदाय के अधिकार के लिए जो काम किया वो अतुलनीय है। उन्होंने युवाओं से भगवान बिरसा मुंडा, कोमरम भीम और आदिवासी समुदाय से आने वाली कई अन्य विभूतियों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्वदेशी का मंत्र देते आए हैं और स्वदेशी की बात करते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कॉफी की चर्चा की, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की चर्चा करते हुए गुजरात के एकता नगर में होने वाली एकता दिवस परेड में भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन देखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हमारी संस्कृति और हमारे देश के कई पहलू सामने उभर कर आते हैं। प्रधानमंत्री का जोर वोकल फॉर लोकल पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चाय से जुड़ाव तो जग जाहिर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में उत्पादित होने वाली कॉफी की चर्चा की। अराकू कॉफी की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कोरापुट कॉफी की चर्चा की है, जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। ओडिशा के कोरापुट में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कॉफी उत्पादन के काम में आ गए, जिससे उन्हें सम्मान और सफलता दोनों हासिल हुई। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत की कॉफी की दुनिया भर में पहचान बन रही है। दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पहले मन की बात कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की बात की। उन्होंने देशवासियों और सुरक्षा बलों से भारतीय नस्ल के श्वानों को अपनाने की अपील की थी, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने जहां अपने दस्ते में इनकी संख्या बढ़ाई है, वहीं इन्हें तकनीक और नवाचार के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीएसएफ द्वारा श्वानों को विदेशी नाम देने के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा और भारतीय नस्ल के श्वानों के अद्भुत साहस का भी जिक्र किया। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देसी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वैसे मुझे 31 अक्टूबर का भी इंतजार है। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा।
प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में नवाचार वाले विचारों पर काम होने का जिक्र किया। उन्होंने सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे व्यक्ति और समूहों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की, जिससे कि देश और नागरिकों के बारे में कई नए पहलू वे अपने कार्यक्रम के जरिए साझा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के मन की बात की 127वीं कड़ी, जिसमें एक बार फिर उन्होंने समाज के असल नायकों को रेखांकित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। अस्पताल के उद्घाटन से पहले राष्ट्रपति ने अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस अवसर पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहे। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज देश में लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। सेशल्स सरकार के आमंत्रण पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हामिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिनी को भारत की ओर से हार्दिक बधाई देंगे और भारत एवं सेशल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को दोहराएंगे। सेशल्स भारत की विजन, महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत एवं विस्तारित करने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और आइए अब बात करते हैं बिहार के चुनावी रण की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण के लिए भी प्रचार अभियान तेज हो गया है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक आज कई चुनावी रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी। तमाम स्टार प्रचारक और पॉलिटिकल पार्टीज के इस वक्त उतरे हैं मैदान में। बिहार चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। महागठबंधन के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव का आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तेजस्वी यादव सबसे पहले कटिहार की प्राणपुर विधानसभा में आजमनगर स्थित थाना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अररिया में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जोकीहाट विधानसभा में ओमानाथ राय उच्च विद्यालय में दूसरी और नरपतगंज विधानसभा में नरपतगंज हाई स्कूल मैदान में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से समर्थन मांगा है। तो यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। ऐसे में रैलियों का रेला नजर आ रहा है, बड़ी भीड़ भी उमड़ रही है। ये भीड़ कितनी वोटिंग में तब्दील हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव लगातार यहां पर जनता का समर्थन मांग रहे हैं।
तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की, और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को कूड़ेदान में डालने वाले विवादास्पद बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं है। ये जुमलेबाज लोग हैं। जुमलेबाज लोगों पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार की इमारत को नींव से लेकर ऊपर तक तैयार किया जा रहा है। आज बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस अब जुमलेबाजी करना शुरू किया है और जुमलाबाजी पर जो है बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। और जिस तरह से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के समय में बिहार के इमारत को नींव से लेकर के और ऊपर तक की तैयारी की जा रही है और आज जो बिहार की स्थिति विकसित बिहार की तरफ बढ़ रही है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को कूड़ेदान में डालने वाले विवादित बयान पर कड़ा एतराज जताया है। भाजपा नेता ने कहा कि ये लोग अभी से लोगों को भ्रमित करने पर उतर आए हैं। वक्फ बोर्ड का बिल देश की संसद से पास होता है, विधानसभा से नहीं। इन लोगों को अपनी क्षमता बिहार विधानसभा की सीमा में आने वाले विषयों पर बात करनी चाहिए। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। अपनी जो भी क्षमता है, जो बिहार विधानसभा के द्वारा जो होता है उसकी बात करिए। और आइए सीधे रुख करते हैं बिहार का। खगड़िया में इस वक्त हमारे संवाददाता धीरज कुमार मौजूद हैं। धीरज का रुख करते हैं। धीरज, सबसे पहला सवाल यही, आज हम देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए हैं। किस तरह से ये जो प्रचार प्रसार का जोर आजमाइश हो रही है उसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आपने सही कहा है। जो दोनों दल हैं, चाहे हम एनडीए की बात कर लें या महागठबंधन की बात कर लें, दोनों दल प्रचार प्रसार में जान झोंके हुए हैं। और जैसा कि आपने ही बताया है कि आज भी तेजस्वी यादव की 3 सभा है। आज तेजस्वी यादव जो मुस्लिम बहुल जो इलाका है बिहार का, चाहे वो कटिहार का इलाका हो, चाहे उसके बाद का जो दूसरा उनका जो चुनावी सभा है, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और यहाँ पे आज तेजस्वी यादव का जो चुनाव प्रचार है वो वहाँ पे जारी है। आज वो 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा एक जो मुद्दा तेजस्वी के साथ ये छाया हुआ है वक्फ बिल को लेकर, जिसके बारे में जो उनके नेता जो है वो उन्होंने कहा है कि जबकि चुनाव समाप्त होगा और जबकि महागठबंधन की जीत होगी तो उस बिल को समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी जो प्रमुख जो चुनावी जो खबर है वो बिहार में बना हुआ है। जबकि हम सभी जानते हैं कि वक्फ जो बिल है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है और पार्लियामेंट में एक मेजॉरिटी के साथ इसे पास हुआ है। लेकिन जनता को बरगलाने के लिए, जनता के वोट को पाने के लिए इस तरीके की बयान महागठबंधन की तरफ से दी जा रही है। लेकिन महागठबंधन की जो सबसे बुरी खबर अभी तक आ रही है वो खबर ये है कि अभी दरभंगा में उनके 100 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने और वीआईपी के जो उपाध्यक्ष हैं बद्री पूर्वे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने वीआईपी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये एक बड़ी जो कह सकते हैं कि चुनाव के ऐन वक्त पर उनके लिए ये दुखद खबर है। और दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के जो स्टार प्रचारक हैं, जैसा कि हमने बेगूसराय में प्रधानमंत्री को भी सुना और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लोगों को कनेक्ट किया, जिस तरीके से
उन्होंने जो तेजस्वी के या लालू के जंगल राज पर हमला किया और लोगों को बार बार याद दिलाया कि अगर आपको जंगल राज में जीना है या आपको सुशासन में जीना है, ये बिहार की जनता को तय करना है। और आपने देखा था कि किस तरीके से बिहार का जो पिछले 20 साल पुराना जो इतिहास रहा है जंगल राज का, उस जंगल राज में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, फिरौती, अपहरण, लूट यहाँ की प्रमुख संस्कृति बनी हुई थी। और बीते 2005 के बाद कैसे नीतीश कुमार और जो एनडीए की सरकार ने उस जो लूट की जो संस्कृति थी उस संस्कृति को रोका, यहाँ पे कानून की व्यवस्था बहाल हुई और जो बिहार जंगल राज में तब्दील था वो बिहार कैसे हम कह सकते हैं कि औद्योगिक बिहार बनने की राह पर चला है, कैसे बिहार को विकसित बनाया जाए, इसके लिए प्लानिंग चल रही है। और उन्होंने साफ तौर पर जनता से ये अपील की है कि अगर आपको विकसित बिहार बनाना है, अगर आपको रोजगार युक्त बिहार बनाना है, तो उसके लिए आपको एनडीए की सरकार को चुनना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पे जनता से ये सवाल किया है, जनता से ये सवाल पूछा है कि अगर आपको दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार पाना होता है, खोजना पड़ता है, तो ये स्थिति किसने बनाई? अगर यहाँ के लोगों को पलायन करके अगर बाहर में जाके कमाई करना पड़ता है तो ये स्थिति किसने तैयार की है? आपको अपनी रोजी रोटी के लिए घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, या जो तमाम आपकी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के पीछे एकमात्र जंगल राज की सरकार है, जिस सरकार ने आपके रोजी रोटी को छीना, जिसने आपके रोजगार को छीना, जिसने आपके शिक्षा को छीना, जिसने आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को छीना। और इसका परिणाम हुआ कि बिहार पीछे चला गया और बिहार जो राज्यों की श्रेणी है, बिल्कुल, तो ये विकास का जो मुद्दा है वो प्रमुखता से यहाँ पर छाया हुआ है। धीरज, यहाँ पर एक बार फिर तेजस्वी यादव जनता का समर्थन मांगते आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा झटका यहाँ पर उनको लगा है क्योंकि कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। कल उन पे आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लग गया है। ऐसे में चुनाव से पहले थोड़ा मुश्किल में जरूर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, इस वक्त बिहार पूरी तरह से डूबा है छठ मैया के पर्व में। किस तरह से चुनावी बुखार वहां चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग की तारीख तो बेहद नजदीक है। देखिए, अगर छठ पर्व की हम बात कर लेते हैं तो छठ पर्व जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में जो व्रती हैं, जो महिलाएं व्रती होती है, हालांकि व्रती पुरुष भी होते हैं, तो उनका जो नियम के अनुसार जो व्रत चलता है, तो उस व्रत का आज दूसरा दिन है, जिसको बिहार की भाषा में खरना बोला जाता है। आज महिलाएं पूरे फास्टिंग में रहती है और रात में जो है वो पूजन का कार्यक्रम चलता है, तो उसके लिए महिलाएं। लेकिन छठ पर्व होने के बावजूद भी जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री की सभा में और कल मैंने जो कई जो सभाएं गृह मंत्री की कवर की, उस सभा में महिलाओं की जिस तरीके से उम्मीदें देखी, महिलाओं की जिस तरफ से उनकी भागीदारी को देखा, तो उससे लगा कि जरूर छठ पर्व के होते हुए भी जो बिहार की जो महिलाएं हैं, और जैसा कि कहा जाता है कि बिहार की महिलाओं का ध्यान नीतीश कुमार के पीछे होता है, बीजेपी के पीछे होता है, क्योंकि बीते सालों में जिस प्रकार से उन्होंने शराबबंदी की और शराबबंदी से जो महिलाओं को जो शराब से जो चुनौती होती थी महिलाओं को, उसको दूर करने का प्रयास किया, महिला सशक्तिकरण हुआ, जीविका दीदी का निर्माण किया। और आप सभी जानते हैं कि जो बिहार की जो जीविका दीदी हैं उनकी जो जनसंख्या है लगभग 1,40,00,000 के आसपास है, जबकि बिहार में कुल 3 करोड़ ही परिवार हैं। उन 3 करोड़ परिवार में 1,40,00,000 परिवार जो है वो जीविका दीदी से जुड़ी हुई है, और जिसको कि स्वरोजगार से जोड़ने का एक जो प्लानिंग जो है वो खाका तैयार किया नीतीश कुमार ने। और आज जीविका दीदी बिहार में सम्मल हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, क्योंकि जीविका दीदी को सरकार की तरफ से स्वरोजगार करने के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो पैसे मिलते हैं, उस पैसे का जो बड़ा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो महिला कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक है जिसको लुभाने की कोशिश में इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं, और महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में यहां पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के चुनावी घमासान में लगातार हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल वोटिंग की जो डेट्स हैं वो काफी करीब आ चुकी हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान भी यहाँ पर वोटर्स के लिए चलाए जा रहे हैं। मिड डे प्राइम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। और आइए अब बात करते हैं छठ महापर्व की। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज शाम खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। इस दिन गुड़ की खीर, आटे की रोटी और मौसमी फलों का महाप्रसाद बनाया जाता है और छठी मैया को भोग लगाया जाता है। खरना में व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम को भगवान सूर्य की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेंगे। इस अवसर पर व्रती महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ सूर्यदेव की आराधना करती हैं। खरना पूजा का मुहूर्त आज शाम 5:35 से रात 8:22 तक है। खरना पूजा के बाद अगले 2 दिन अलग अलग समय पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाएगी। ये दिन छठ महापर्व की सबसे पवित्र और अनुशासित रस्मों में से एक माना जाता है। तो छठ महापर्व का आज दूसरा दिन खरना कहलाता है, जब सूर्यदेव की पूजा की जाती है। और देख सकते हैं कैसे छठ महापर्व की जो झलक है वो पूरे देश में नजर आ रही है। तरह तरह के सूप जो हैं वो यहाँ पर बाजार में बिक रहे हैं। इसी पे रखकर प्रसाद रखा जाता है और खासतौर पर आज जो महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया है वो भी महिलाएं अपने घर में कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे छठ पूजा की तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग घाटों को सजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाथों से महिलाएं सजा रही हैं घाटों को और कुछ ऐसे ही नज़ारे कई राज्यों में नजर आ रहे हैं। छठ महापर्व की जो छठा है वो हर ओर देखने को मिल रही है। तो सज रहे हैं छठ घाट। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर महिलाएं, बच्चे सभी मिलकर, परिवार के सभी जन इस छठ पर्व में साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं और कितनी खूबसूरती से, रंगों से यहाँ पर घाटों को सजाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने छठ महापर्व के अवसर पर बिहार के बरौनी जंक्शन पर रेल यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा से लेकर यात्रियों के विश्राम तक के लिए की गई तैयारियों में यात्री बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुविधा किए हैं बरौनी जंक्शन में। आने जाने यात्रियों के लिए मतलब ठहरने के लिए अच्छा सुविधा है। बैठने के लिए कुर्सी है, पंखा है। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। यहाँ पैसेंजर आने वाले यात्री के लिए, ठहरने वाले के लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है। पंखा का, बाकी टेंट वगैरह का धूप से बचने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ रेलवे मंत्री अश्विनी जी को कि जो इस छठ पर्व को देखते हुए लोगों को इतना सुविधा दिया है कि पूरे भारत में 12,000 से अधिक ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, अच्छा सिस्टम किया हुआ है पब्लिक के लिए। मेडिकल सब का बहुत सिस्टम ठीक है। बहुत अच्छी व्यवस्था है बिहार के लोगों के लिए, खास करके छठ जैसे महापर्व में जब इतनी संख्या में लोग बिहार की ओर आते हैं तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी व्यवस्था रेलवे ने की है। बहुत अच्छी पहल है। माननीय रेल मंत्री के द्वारा 12,000 से ज़्यादा गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। मेरे हिसाब से बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी
पहल है रेलवे के द्वारा। पंडाल लगाया है उन्होंने और कई सारी सेवाएं जैसे कि पानी या फिर और भी चीज़ों की, तो मुझे लगता है ये रेलवे मंत्री के द्वारा बहुत अच्छी पहल है। सुविधा देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सुविधा, यात्री जो प्लेटफॉर्म पे नीचे बैठते रहते थे, इधर उधर कहीं भी सड़कों पे बैठते थे, यहाँ पे चेयर लगाया गया है। भारतीय रेलवे की तरफ से मेडिकल की सुविधा दी गई है। ये काफ़ी अच्छा सुविधा दी गई है भारतीय रेलवे की तरफ से छठ पर्व को देख के, क्योंकि छठ पर्व एक आस्था का पर्व है और बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा इसको मान्यता मिलती है। तो इस बार रेलवे की तैयारियों से बेहद संतुष्ट हैं यात्री। बिहार के बेगूसराय पहुंचने वाले लोगों ने भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के लिए स्टेशन पर तमाम इंतजामों पर खुशी जाहिर की। 12,000 से अधिक ट्रेनें दी गई है और हर आदमी के यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। आदमी कहीं जाने आने में सुविधा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं छठ पर्व के लिए ही। रेलवे विभाग को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके साथ बहुत सराहनीय कदम है रेलवे विभाग की, और ये कदम से काफी जनता को सुविधा से हो रहा है। छठ के अवसर पर बिहार के हाजीपुर जंक्शन पर भी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा से लेकर यात्रियों के विश्राम तक के लिए की गई तैयारियां, यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी से आ रहे हैं, टिकट बढ़िया से मिल गया, अच्छे से हम लोग आ रहे हैं, बिहार के धरती पे आ रहे हैं, छठ पूजा मनाने आ रहे हैं। छठ का माहौल है तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये छठ मैया का गीत बज रहा है। तो छठ पर्व पे खास तौर पर तैयारियां यहां पर दिख रही हैं। हर स्टेशन पर आमजन को सुविधा देना हो या नए दौर की जरूरत के अनुरूप प्रगति, भारतीय रेल इन दिनों सर पर दौड़ रही है। इसी का नतीजा है कि जहां रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है, तो भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा भी मजबूत किया है। एक आंकड़े के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल में त्योहारों पर महज 178 विशेष ट्रेनें चलती थीं, जबकि अब 13,000 से अधिक विशेश ट्रेन दिवाली छठ के लिए चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों का रेलवे पर भरोसा भी बढ़ा है। इस सीजन में अब तक करीब 1,50,00,000 यात्री सफर कर चुके हैं, जबकि इस संख्या के और बढ़कर करीबन 2.5 करोड़ के पार जाने की संभावना है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में भी तेजी आई है। इस समय रेल ट्रैक निर्माण 400-600 किलोमीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक वर्ष हो गया है। इसी के साथ सुरक्षा भी बेहतर हुई है। 2014 में जहां 170 से अधिक रेल हादसे हुए, वहीं 2024 में और 25 में यह आंकड़ा घटकर 31 रह गया है। तो इस बार बदलाव के नए दौर में यहां रेलवे नजर आ रहा है, और खास क्यों ना हो, खास बात यह है कि जो छठ की छटा है वो इस वक्त हर ओर नजर आ रही है। मधुरेश नारायण पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही मोहित शुक्ला दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुक करते हैं, सबसे पहले बिहार का ही रुक कर लेते हैं। इस वक्त बिहार में तो अलग ही रंग नजर आ रहा है, चुनावी रंग के साथ साथ छठ मैया की जिस तरह से वहां पर रौनक नजर आ रही है वो अभूतपूर्व है। मधुरेश, सबसे पहले बात यही, किस तरह से छठ का त्योहार आज दूसरा दिन है, बहुत ही खास है, खरना है, आज किस तरह से उसकी रौनक और उल्लास देखा जा रहा है? देखिए, मैं अभी एक बाजार में हूँ और यहाँ पे छठ को लेकर के पूरी चहल पहल देखने को मिल रही है। पूरा बाजार सजा हुआ है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। खरना का इलाज कर रही है। दिन में निर्जला व्रत रखेंगी और शाम में खीर का, गुड़ का खीर बना करके भगवान सूर्य को भोग लगाएंगी, और इसके बाद प्रसाद रूप में वो इसे ग्रहण करेंगी, जिसके बाद फिर से कल के लिए वो निर्जला व्रत उनका प्रारंभ हो जाएगा। बहुत महान पर्व है, प्रकृति के प्रेम और बहुत उल्लास का पर्व है। कोई भी व्यक्ति जो यूपी का भी हो या बिहार का हो या झारखंड का हो, वो पूरे दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, छठ व्रत एक नाम नहीं है। छठ व्रत बिहारियों के लिए एक एहसास है, जिससे उत्साह उनके अंदर आ जाता है, और इस उत्साह को बढ़ाने के लिए इस बार रेलवे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने देखा कि बिहार देश भर से 12,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई, यात्रियों को सुविधा मिली है। सरकार, केंद्र सरकार ने खास पहल करके इस बार जो यात्री दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसके कारण
इस बार बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अपने घर छठ मनाने के लिए आ सके हैं और वो भी बिना परेशानी के। तो ये इस तरीके का केंद्र सरकार का जो है वो भेंट ही है बिहार के लोगों के लिए, छठ में आने वाले लोगों के लिए। और बाजार में तो मैं अपने पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। लगातार फलों की खरीदारी होती है और हर तरह की खरीदारी जो है वो यहाँ पे छठ व्रती कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बार काफी बड़ी संख्या में जो बिहार निवासी हैं वो अपने घर पहुंचे हैं। मोहित शुक्ला इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन ये जो छठ की जो छटा है वो राजधानी दिल्ली में भी बहुत साफ तौर पर नजर आ रही है। मोहित, खास तौर पर घाटों पर इंतजाम किए गए हैं और इस बार का छठ काफी अलग है, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा करेंगे? देखिए जया, हर साल हमेशा मां यमुना अपनी बदहाली और बदकिस्मती पर रोती थी, लेकिन इस बार बेबाकी से वो तस्वीर पेश हो रही है जिसका हर किसी को इंतजार था। कम से कम राजधानी दिल्ली वाले लोग तो यही कह रहे हैं कि इस बार वो बिना रोक टोक के यमुना के किनारे छठ घाटों पर छठ का त्योहार मना सकेंगे। और आप समझिए कि छठ की अपनी एक अलग ही महिमा है, इसीलिए कहा गया है कि ओम हीम हीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछितम फलम देहि देहि देवीम स्वाहा नमः। इसी मंत्र के साथ जब हजारों हजार सौभाग्यवती व्रतवतियां छठी जो देवी हैं उनको मनाने के लिए जब छठ व्रतियां इन घाटों पर पहुंचेंगी तो इस मंत्र के साथ जब वो शाम को यानी कल शाम को अर्घ देंगी और अगले दिन यानी कि 28 तारीख को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देंगी और शाम को खरना का महाप्रसाद जब बनेगा तो ये तस्वीरें अपनी गवाही दे रही होंगी कि देश ही नहीं दुनिया में 7 समुद्र पर हर जगह छठ का त्योहार किस तरीके से मनमोहक छटा के साथ मनाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के आईटीओ घाट पर है, मेरे कैमरा सहयोगी है ललित। लगातार हम लोग यही निकालने, दिखाने, समझाने, बताने, जताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो तस्वीरें दिखाई जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये वो जगह है, मुझे खूब याद है जया, मेरी आंखों में आंसू रहते थे कि मां यमुना अपनी बदहाली पर रोती थी। यहां पर आप देखिए इतनी गंदगी पड़ी रहा करती थी, लेकिन मैं कैमरे सहयोगी ललित से कहूंगा कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं, वो तस्वीरें, वो बड़े बड़े ऊंचे, देखिए आपको यहां पर टेंट भी अब दिखाई पड़ रहे होंगे, यहां पर ऊपर टेंट का निर्माण कर दिया गया है। साथ ही मैं दूसरी तरफ कहूंगा कि आपको वो एक और भी तस्वीर दिखाएं जो पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारियों और इंतजामात की तस्वीरें हैं। और आप समझिए कि हर किसी को इसका इंतजार था और आप समझिए कि महज मैं और आप ही नहीं, यहां पर ऐसे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं और इस बार छठ कैसे मना रहे हैं? मेरा नाम दीपक झा है सर और मैं पालम विधानसभा से आया हूं। मैं आपको बताऊं, देखिए ये पानी जो सौरभ भारद्वाज दिखा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं कि काला पानी है। ये काला पानी नहीं है और आपके दर्शकों को लगेगा कि भैया गलता पानी है, पीने लायक नहीं है। मैं इसको लेके मैं वहां पे जा रहा हूं। एक बार आप कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। देखिए लोग हैं, उनकी आस्था है, अपनी आस्था का हर किसी की आस्था है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर बोतल में जल लेकर आए थे और देखिए जो अभी सज्जन मेरे साथ खड़े थे वो वहां यमुना से जल भरकर लेकर आ रहे हैं। और आप देखिए कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। झा जी ये देखिए जल लेकर आए हैं मां यमुना का, क्या करने जा रहे हैं? मैं पीने जा रहा हूँ। ये मेरी यमुना मैया है जिससे मुझे 11 साल तक केजरीवाल सरकार ने दूर रखा। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त जो यमुना की तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई है, बेहद साफ सफाई है, घाटों को बहुत अच्छे से जी बिल्कुल जया, यही तस्वीर तो है जो हम दिखा रहे हैं, जो दूरदर्शन ग्राउंड जीरो पर दिखा रहा है। हमने हर उस प्रोपोगंडा, हर एक उस चीज पर विराम लगाया है क्योंकि हमारी कोशिश भी यही है कि सच दिखाएं। और सच यही है कि मां यमुना इस समय बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। और आप समझिए यहाँ पर सत्य सनातन संस्कृति की वो तस्वीर हम देख रहे हैं, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और भारत जब विश्व गुरु बनने की बात करता है तो सबसे पहले स्वच्छता आती है हमारे घर से, और हमारा घर है मां यमुना और गंगा की गोद में। और जब कहते हैं कि मां यमुना और गंगा निर्मल होंगी तो सब कुछ अविरल होगा, सब कुछ धारा प्रवाह होगा। बिल्कुल, और ये जो संस्कृति की और जो प्रकृति की धारा प्रवाह है वो इस वक्त कई राज्यों में हम देख रहे हैं, जो छठ मैया की जो छठा है। मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेश, मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने छठ पर्व का जिक्र किया। यकीनन आस्था का महापर्व है ये छठ, और बाजारों की रौनक आपने हमें जरूर दिखाई। किस तरह से जो आज से अभी 36 घंटे के निर्जल व्रत का जो आज शुभारंभ होगा, कैसे इस वक्त हम देख रहे हैं विभिन्न घाटों पर जो व्रतियां हैं, महिलाएं हैं, वो लगी हैं इस वक्त महाप्रसाद बनाने में?
देखिए जया, जो खरना का प्रसाद होता है वो पारंपरिक रूप से मिट्टी के चूल्हे पे ही लकड़ी से तैयार किया जाता है। हालांकि अब चूंकि लोग थोड़े आधुनिक हो गए हैं तो कुछ लोग गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों की मन्नत होती है, जो लोग छठी मैया से कुछ मांगते हैं और उनका पूरा हो जाता है, तो कई लोग गंगा किनारे भी खरना का व्रत करते हैं। गंगा के जल से खरना का प्रसाद का निर्माण किया जाता है, वहीं गंगा किनारे, और शाम को पूजा के बाद में वहीं वो प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और इस बार पूरे पटना की बात करें या पूरे बिहार की बात करें, जितने भी छठ घाट हैं उस पे जो सरकार है उसके द्वारा बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और कई कमिटियां हैं बिहार में, कई समितियां हैं जो कि छठ व्रत का आयोजन करती हैं। बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही गंगा के साथ में जो बड़ी नदियां हैं उनके किनारे किसी तरह का हादसा न हो, इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा जो माइकिंग वगैरह भी की जा रही है, खास करके गंगा में जो टीम है एसडीआरएफ की, वो बोट लेकर के पूरे पटना जिला के आसपास गंगा के किनारे वो जो पेट्रोलिंग करेंगे, गंगा के अंदर में पेट्रोलिंग करेंगे। इसके साथ ही लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। जो महिलाएं हैं उनके कपड़े के चेंजिंग के लिए भी चेंजिंग रूम सारे घाट पे बनाए गए हैं, ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, तो बहुत ही खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं मोहित। इस बार काफी खास इंतजाम हम राजधानी दिल्ली में दिख रहे हैं। कितने घाटों को इस वक्त यहाँ पर पूरा उनका कायाकल्प हुआ है और कहाँ पर खास तौर पर इंतजाम किए गए? अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो जहाँ पर जो व्रती हैं वो जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए जया, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है और बहुत ही वाजिब मैं आपको जवाब दे देता हूं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अब से लगभग 2 महीने पहले उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसकी शुरुआत होती है लगभग अब से 2 महीने पहले, जब खुद सीएम रेखा गुप्ता ने पल्ला घाट से लगाकर कालिंदी कुंज घाट तक बोट में बैठ के हर एक घाट का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया था। उस वक्त मैं भी वहां पर मौजूद था और आप समझिए कि ये तस्वीरें उस वक्त बयां कर रही थी कि दिल्ली के 17 ऐसे अलग अलग घाट हैं जिनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से साज सज्जा के साथ उनको तैयार किया गया है। चाहे आप पल्ला घाट की बात कीजिए, आप वासुदेव घाट की बात कीजिए, आप कालिंदी कुंज की घाट की बात कीजिए, आप आईटीओ घाट की बात कीजिए, आप किसी भी घाट की बात कीजिए आप, और आप ये समझिए कि हम बताते बताते ना थक सकते हैं, ना आप देखते देखते थक सकती हैं। दर्शक भी इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किसी भी घाट पर। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस बार घाटों पर कोई पाबंदी नहीं है साहब, कि कहीं बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि आप यहाँ पर छठ घाट पर आप नहीं जा सकते, आप नहीं मना सकते। और इस बार तो आप ये समझिए कि इनफैक्ट दोनों तरफ मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, यानी कि 17 घाट ऐसे उसको आप डबल कर लीजिए 34 हो जाते हैं। और इसके अलावा अलग अलग जगह पर भी लोग अपने कुछ आर्टिफिशियल घाट बनाकर वहां पर पूजा करेंगे। तो इस बार बस मैं तो ये कहूंगा कि 24 से 48 घंटे का इंतजार है, उसके बाद हर तरफ छठी मैया की जय जयकार है। और आप समझिए ये तस्वीर जो मैं आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहा हूं, इस तरीके की तस्वीरें आपको पटना से भी देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा पूर्वांचल के तमाम अलग अलग राज्यों से, चाहे वो गोरखपुर हो, देवरिया हो, बाराबंकी हो, बलिया हो, बहराइच हो, लखनऊ हो, बनारस हो, आप कहीं भी जाएंगे आपको ऐसी ही तो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल दिल्ली वालों को तो जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। जो बदहाली, मैं फिर से कह रहा हूं, उस अपनी शुरुआत वाले शब्दों को ले रहा हूं कि बदहाली और बदकिस्मती पर रोकने वाली यमुना मैया इस बार अपनी बेबाक कहानी बयां कर रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ जिस तरह का जोश और उल्लास हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है वही आज हर जगह हमें नजर आ रहा है। क्योंकि छठी मैया को यहाँ पर बहुत बहुत प्रणाम और छठ महापर्व की आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मोहित और मधुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और छठ से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रहा है अपने घर जैसा प्यार। दिखाएंगे आपको कि कैसे कचरे को कंचन में परिवर्तित करने की मुहिम ला रही है रंग। पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में कहां पर चल रही है मोबाइल लाइब्रेरी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य
एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद स्वागत है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से 2 दिवसीय आसियान शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है, जिसकी थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया पहुंच गए हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का मंच था, जिसमें 11वें देश के रूप में तिमोर लेस्ते इस बार शामिल हुआ है। शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। मिस्र ने मृतक इजरायली बंधकों के अवशेषों को बरामद करने में सहायता के लिए एक विशेष टीम और उपकरण गाजा भेजे हैं। इसका उद्देश्य युद्ध विराम समझौते के तहत तलाशी अभियान में तेजी लाना और गाजा में मलबे के नीचे दबे अवशेषों का पता लगाना है। गाजा में तबाही से इमारतों का काफी मलबा इकट्ठा हो गया है, जिससे उनके नीचे दबे शवों को निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमास ने अब तक 15 शव लौटा दिए हैं। इजरायल का मानना है कि गाजा में 28 बंधकों के शव रखे गए हैं, जिनमें से कुछ की हत्या अपहरण से पहले ही कर दी गई थी और कुछ की मौत बंधक बनाए जाने के दौरान हुई। और विजय प्राइम में अब बात करेंगे खेल की खबरों की, और आइए इसके लिए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी सुचित्रा के पास। जी सुचित्रा, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, तो क्या कुछ ख्याल है आज उसका अंतिम ग्रुप मुकाबला है? अपना अंतिम ग्रुप मुकाबला है जो है वो खेलेगी। आईसीसी महिला विश्व कप में आज भारतीय टीम अपना अंतिम ग्रुप मैच बांग्लादेश के खिलाफ नवी मुंबई में खेलेगी। टीम इंडिया ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर ग्रुप स्टेज को जीत के साथ खत्म करने की होगी। वहीं बांग्लादेश इस विश्व कप में अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है। आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में स्थान बना चुकी भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, तो टीम का इरादा एक बड़ी जीत के साथ ग्रुप दौर का समापन करना होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। ऐसे में इस बड़े मुकाबले से पहले टीम के पास खुद को और बेहतर तैयार करने का अच्छा मौका होगा। टीम इंडिया ने प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत करते हुए पहले 2 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि अगले 3 मैच में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। टीम उसी प्रदर्शन को आगे के मुकाबले में भी जारी रखना चाहेगी। स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल ने अब तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। मंधाना ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतकीय की पारी खेली थी। वहीं प्रतिका ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 134 गेंदों का सामना किया था और 122 रन बनाए थे। इसके अलावा जेमेमी रॉड्रिग्स ने नाबाद अर्धशतकीय की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं। वहीं दीप्ति शर्मा ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने पिछले 10 मैचों में 19 विकेट झटके हैं। गेंदबाजी में युवा क्रांति गौड़ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं रेणुका सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 अहम विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं बात अगर बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश इस विश्व कप में सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई है। बांग्लादेश की शर्मिन ने पिछले 10 मुकाबलों में 38.67 की औसत से 348 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में राबिया ने पिछले 10 मुकाबलों में 13 विकेट चटकाए। बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो दोनों टीमों ने अब तक कुल 8 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 6 मैच जीते हैं। वहीं बांग्लादेश ने सिर्फ 1 मैच अपने नाम किया है। इस बीच 1 मैच टाई भी रहा है। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2023 में खेला गया था।
ये मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा, जिसका विकेट सपाट माना जाता है। इस विकेट पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी आसान रहा है। इस ट्रैक पर रनों की बारिश हो तो इसमें हैरानी नहीं होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात संडे जोन साइकिल की। फिट इंडिया अभियान के तहत हर रविवार को देश के अलग अलग शहरों में संडे जोन साइकिल इवेंट का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में सुबह सवेरे संडे जोन साइकिल में भाग लेने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। भारत की हंसिका लांबा और सारिका मलिक ने सर्बिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में भारत ने महिला वर्ग में 7 पदक जीते। हंसिका और सारिका के अलावा नीशू, नेहा शर्मा, पुलकित, सृष्टि और प्रिया मलिक ने कांस्य पदक अपने नाम किए। 65 किलो भार वर्ग में सुजीत कलकल स्वर्ण पदक के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए हैं। हॉकी इंडिया लीग के आगामी 2025-2026 सीजन के लिए पुरुष और महिला वर्ग के शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। महिला लीग 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक रांची में आयोजित होगी। वहीं पुरुष लीग 3 से 26 जनवरी तक चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर समेत 3 शहरों में खेली जाएगी। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं जया के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, इस खेल जगत की सुर्खियों को हमसे साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।